इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। हमने पिछले 2-3 वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल किया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। x + y = 14 और दूसरा दिया गया है x - y = 4। ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने पढ़ा था कि किसी एक चर राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 14 - x हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 में x - y का मान है 14 - x = 4। तो x - 14 और ये ऋण धन हो जाएगा बराबर 4, या x 2x हो गया। इस अचर राशि को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा धन 14, या ऋण 14 यहाँ आएगा तो धन 14। तो 2x बराबर क्या मिल गया, 14 - 4 = 18, या x बराबर क्या मिला 18। इधर देखिए 2 × x है, इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 9। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा 9। अब जो हमने समीकरण 3 में देखिए y का मान हमें कब मिलेगा, जब हम x का मान रख देंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 है y = 14 - x, x का मान 9। तो यहाँ से y बराबर क्या मिला 5। यही हमें दोनों समीकरणों को हल करके निकालना था, x का मान 9 और y का मान 5। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट था। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। s - t = 3 समीकरण नंबर 1 दिया गया है। दूसरा दिया गया है s/3 + t/2 = 6। ठीक, तो हम लोग पहले यहाँ से मान निकाल लेते हैं। यह s = 3 + t। ठीक है, इसमें हम s का मान निकाल करके अभी यहाँ पर रख देंगे। लेकिन उससे पहले इसमें एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 3 दूनी 6 से गुणा कर लेते हैं, जिससे इसका हर समाप्त हो जाए। और अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। s का मान यहाँ पर 3 + t रखेंगे और उसके बाद एलसीएम लेंगे, बात वही पड़ जाएगी। लेकिन हम चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, अभी आगे गुणा कर लेंगे। समीकरण 2 में इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 से s का मान
प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में s का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 + t, s के जगह पे बटे में 3 धन t बटे में 2 बराबर 6। अब दोनों पक्षों में हम 6 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर 6 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पर प्लस t इंटू, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6, यहाँ 3 बचेगा, और जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 6 36। ठीक, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। आप चाहे तो एक काम और कर सकते थे, इसमें कई तरीके होते हैं किसी प्रश्न को हल करने के। 3 और 2 का लासा ले लेते, उसके बाद तब भी 6 आता, फिर बाद में 6 इधर जाके गुणा हो जाता। तो 2 3 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। तो 3 2 5t बराबर 36 ऋण 6। यह t बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 गए 30 आ गया, और ये 5 इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 5 1 कम 5 5 6। तो t का मान हमें यहाँ से क्या मिला 6। अब इस t का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो देखिए अभी जैसे t का मान 6 रखेंगे, 6 3 9, s का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर s इज इक्वल टू 3 + t है और t का मान 6 है, तो क्या मिल गया 9। s का मान 9 आ गया और t का मान 6, यह उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा खंड दिया गया है 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए इसको हल किया जाए। तो x का मान निकालेंगे अगर हम, तो 3x बराबर क्या मिलेगा 3 + y, यानी y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यह x इक्वल टू 3 + y अपॉन x, सॉरी 3x का तो मान ही निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर या x का मान रखने पर, तो 9 गुणे x का मान है 3 + y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। एक मिनट क्वेश्चन मिला लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए इसमें एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये मान दोनों समीकरण एक ही दे दिया गया है यहाँ पर।
अगर इसमें हम 3 से भाग दे दें दोनों पक्षों में तो 3x हो जाएगा। देखिए 3 त्रिका 9, 3x ऋण y हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 9। तो दोनों समीकरण एक ही है जब, तो इसका हल संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर 3y कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो या तो इस समीकरण में संशोधन किया जाए, और दूसरा तरीका जो है वो आपके उत्तर में जो है इन्होंने दे दिया है y इज इक्व टू 3x प्लस 3। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सॉरी 3x माइनस 3 किया है, y को इधर ले गए हैं और 3 को इधर ले आए हैं, y का मान इन्होंने निकाल लिया है। तो या तो आप एक काम करिए कि इसमें इसके किसी मान में परिवर्तन कर लीजिए, उसके बाद फिर हल करिए, और नहीं तो फिर जो अगर आप अपने उत्तरमाला से इसके उत्तर को मिलाना चाह रहे हैं तो सिर्फ इन्होंने y का मान निकाल करके छोड़ दिया है, तो y को उधर कर देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यह y इक्वल टू 3x माइनस 3, यही उन्होंने उत्तर दिया। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। फिलहाल ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कभी भी दोनों समीकरण अगर अलग अलग रहेगा तभी उसका हल निकाल पाना संभव। अगर एक ही समीकरण दोनों तरफ है तो हल उसका संभव नहीं है। चलिए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। जीरो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरा दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y और प्लस इक्वल टू 2.3। ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव देख करके घबराना नहीं है, जैसे हम लोग इसके पहले हल कर रहे थे वैसे ही इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। डायरेक्ट x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख करके प्रतिस्थापित करके उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम और आसान कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे समीकरण में इधर भी और इस दूसरे वाले समीकरण में भी एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें तो क्या होगा, सारे दशमलव अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों पक्षों में, ठीक है, 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x या y का मान निकाल लेते हैं। या 3y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 माइनस 2x, या y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसको हमने मान लिया 3 नंबर। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5 इंटू वाई आया है 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 से गुणा कर दें जिससे ये 3 खत्म हो जाए। तो इसमें गुणा होगा तो 3 चौक 12x हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा, यही इतना बचेगा। तो इसको गुणा करके लिख लेते हैं, 13 पचे 65, और 5 से इसमें भी गुणा होगा तो 5 दूनी 10x बराबर 23 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर
या 12x में से 10x घट जाएगा तो 2 ही x बचेगा। यहाँ पर 69 में से आप 65 घटा दीजिए, इधर 65 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यह x बराबर क्या मिलेगा हमको, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से x का मान क्या मिला, 2। अब इसी x के मान को हम इसमें रख देंगे समीकरण 3 में, x का मान रखने पर y बराबर 13 ऋण 2 गुणे x का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 2 रख दीजिए आप, बटे में 3, तो 13 ऋण 4 बटे में 3, 9 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3। ठीक है, ये उत्तर हो गया। x का मान 2 और y का मान 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। पांचवा पार्ट इसका, √2x प्लस √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, फिर वही काम करेंगे हम, यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो इधर √2x इधर आएगा तो माइनस √2x हो जाएगा, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √2/√3x। ठीक है, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर क्या मिल जाएगा, √3x ऋण √8 गुणे माइनस √2 बटे में √3x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिला, √3x माइनस, अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, √16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आ जाएगा, बटे में √3x बराबर 0। अब जब √3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 से इसका रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3x, और यहाँ √3 से गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 4x बराबर, यहाँ √3 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 3 7x बराबर 0, या x बराबर क्या मिल गया, 7 से यहाँ 0 में भाग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x का मान आ गया 0। ठीक है, x का मान 0 मिल गया। अब यहाँ पर हम समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 है हमारा y इक्वल टू माइनस √2/√3 इंटू x का मान 0 है तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया। ठीक है,
इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 5वां पार्ट दिया गया है, वो 6वां पार्ट। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। और दूसरा समीकरण दिया गया है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, समीकरण नंबर 2। तो हम फिर इसमें भी वही करेंगे, x या y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर लेते हैं, जिससे इसका हर खत्म हो जाए ना। इसका जो लासा है 6, तो इसी के लासा से गुणा किया जाता है, जिससे इसका हर समाप्त हो जाए। तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर जब हर नहीं रहेगा तो हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 से गुणा होगा तो 2 3 6, 3 त्रिका 9x हो जाएगा ऋण। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 से 5 में गुणा हो जाएगा 10y बराबर ऋण 6 से गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12। ठीक, तो यहाँ से 9x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ऋण 12, या धन इधर आया 10y हो जाएगा, तब ऋण 12 लिखिए। या x इक्वल टू क्या मिला हमको, 10y माइनस 12/9। ये हमारा बन गया 3 नंबर। तो समीकरण 2 में, समीकरण 3 से, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, x का मान है 10y माइनस 12/9 इंटू 3 पहले से ही उसमें, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 दूना 54 हो जाएगा। तो 27 से 54 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 2 धाम में 20y ऋण 24। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 से 54 भाग देंगे, 27 बार जाएगा, 27 से y में गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया 27y बराबर 13/6। ठीक, आगे देखिए, ये हो जाएगा 20y और 27y मिलके 47y हो जाएगा, ऋण 24 बराबर, ये जो 54 यहाँ बटे में इधर भेज दे रहे हैं तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 13 गुणे 6 गुणे 13/6 गुणे 54, 6 9 54, 13 9 117 आ गया। या 47y बराबर क्या हो जाएगा, 117 धन 24। ठीक, अब क्या करेंगे हम, y बराबर निकाल लेंगे, तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 बटे में 47। 47 से जब भाग देंगे तो देखिए 3 बार जाएगा, 3 7 21 के 1 हासिल 2 3 चौक 12 2 14। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान जो 3 आया है उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर 10 गुणे 3 ऋण 12/9, 10 तिहाई 30 ऋण 12 भागे 9। तो
12 8 20 10 30 यानी 18 बटे में 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गया 2। तो उत्तर कितना आया, x बराबर 2 और y बराबर 3। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक, हमें m का ऐसा मान ज्ञात करना है इन दोनों समीकरणों को हल के जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हल करेंगे पहले, जो कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से। हालांकि इसमें कोई कंडीशन अगर परीक्षा में आता है, अगर कोई कंडीशन आपको नहीं दिया गया है तो आप उसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगुणनखंड विधि, जिससे भी आपको आसान लगे उससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग प्रतिस्थापित विधि से ही हल कर रहे हैं तो इसमें उसी विधि को लेकर के चलते हैं। या 2x बराबर 11 ऋण 3y, या x बराबर क्या हो जाएगा 11 ऋण 3y बटे में 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 में ऐसा करते हैं कि हम इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। समीकरण 2 में समीकरण 3 से 4 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए 2 गुणे x का मान है 11 ऋण 3y बटे में 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24, या 7 3 10y हो गया माइनस 24, और ये इधर आएगा तो माइनस 11 हो गया, या माइनस 10y बराबर, या y बराबर निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 1 5 2 1 3 35 बटे में 10। तो 5 दूनी 10, या एक काम करते हैं इसको दशमलव में निकाल लेते हैं सीधे, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 3.5। आप 7/2 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 4 में यहाँ पर देखिए ग्यारह ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24, या 11 ऋण 7y बराबर ऋण 24। ठीक है,
11 को हम इसी समय इधर कर लेते हैं, -11 हो जाएगा। यह -7y बराबर -35, यह y बराबर -35 बटे में -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया 5। अब हम समीकरण 4 में y का मान रखने पर समीकरण 4 में y का मान रखिए, x बराबर 11 ऋण 3 गुणे y का मान कितना है 5 बटे में 2, 11 ऋण 15 बटे में 2, तो -4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमको क्या मिल गया ऋण 2। ठीक है, अब हमको m का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 3 में x और y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर तो रख दीजिए। तो y का मान कितना आया है 5 आया है, बराबर m गुणे x का मान आया है ऋण 2 धन 3। तो 5 में से 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2 बराबर ऋण 2m, या m बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे में ऋण 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो m का मान कितना आ गया -1। ये आया आपका m का मान। ठीक, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको समीकरण बनाने में समस्या आती है। तो समीकरण बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न कहते जा रहा है एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए और अपना समीकरण बनाते जाइए, बन जाएगा। अब जैसे दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो शर्त दिया गया है। पहला क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, या आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी, और दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x ऋण y इन दोनों का अंतर कितना है 26 है। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। ठीक, और उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए x में से हमने y को घटाया है ना, इसका मतलब x बड़ी संख्या होगी तभी तो, और y छोटी संख्या हो तभी तो इनका अंदर +26 आ रहा है। तो इसका मतलब जब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो बड़ी संख्या है वो दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है। ठीक, तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। भाई 3y को इधर ले आएंगे तो x - 3y बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें ऐसा करें क्यों, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का मान अभी उठा के यहाँ पे रख देते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, पहले से करके दिया गया है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, x के यहाँ पे 3y आ जाएगा, ऋण y बराबर 26। तो 3y में से 2y, 1y गया तो 2y बचा बराबर 26।
या y बराबर क्या मिल जाएगा आपको 26/2 13। तो y बराबर क्या मिल गया आपको 13। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 x बराबर 3y है, तो y का मान 13 है, रख दीजिए। तो x कितना आ गया 39। तो यानी एक संख्या आपकी आई 39 और दूसरी 13। अब देखिए परीक्षा में हम क्या होता है, दिमाग में आता है सवाल तो हम लगा दिए हैं, लेकिन पता नहीं सही है कि गलत है, तो यहीं पर हमें उत्तर की जांच भी कर लेना है। पहली शर्त उसने कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। ज़रा 39 में से 13 घटाइए, देखिए 26 आता है, आएगा। इसका मतलब पहली शर्त हमारी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उत्तर सही है, हमें दूसरी शर्त भी पूरी करनी होगी। तो दूसरा शर्त उन्होंने कहा था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या 39 है, इसकी 3 गुनी है, देखिए 13 की 3 गुनी 39। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, क्योंकि हमारे दोनों शर्त पूरा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का। दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़े कोण और छोटे कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें एक ही शर्त दिया गया है, जबकि इसमें दो शर्त दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है। पहला शर्त तो दिया गया है कि दो संपूरक कोणों, संपूरक का मतलब क्या हो गया, दो संपूरक कोण। दो संपूरक कोण कब होते हैं, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, तो वो संपूरक कोण होते हैं। और कोटपूरक क्या होता है, कोटपूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है, तो वहाँ कोटपूरक कोण होता है। तो x प्लस वाई बराबर हमको क्या मिल गया 180 अंश, पहला समीकरण मिल गया। दूसरा क्या कहा इन्होंने कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इनसे 18 डिग्री अधिक है। यानी अगर हम इसमें 18 डिग्री जोड़ दें, इनको 18 डिग्री और दे दें, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान आएगा तो y धन 18 धन y बराबर 180 अंश, या 2y बराबर 180 अंश ऋण 18 अंश, या y बराबर हमको क्या मिलेगा 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 162 अंश बटे में 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y का मान आ गया 81 अंश। तो y का मान जब 81 अंश आ गया, तो इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा y धन 18, y का मान है 81 अंश धन 18 अंश, तो x बराबर 8 1 9 और 8 1 9। x आ गया हमारा 99 अंश और y आ गया 81 अंश। अब जरा हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। कहा था कि संपूरक कोण है तो दोनों का योगफल देखिए, 9 1 10 और 9 8 17 1 18, 180 अंश हो गया, संपूरक कोण है। ठीक,
और दूसरी शर्त कहा था कि बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 अंश अधिक है। तो छोटे में ज़रा 18 अंश जोड़ के देखिए इतना आता है, तो 8 एक 9 और 8 एक 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक गेंद का मूल्य बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। अच्छा, तो पहला क्या कर रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक, एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 3800 रुपया हो गया। ठीक है, यह आपका बन गया पहला समीकरण। फिर उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3 बल्लों का मूल्य हो गया, ये प्रथम शर्तानुसार है और ये द्वितीय शर्तानुसार है। तो 3 बल्ले और 5 गेंदें, इनका मूल्य कितना हो गया, 1750 रुपया। अब हमारे दोनों समीकरण तैयार है, इनको हल करके उत्तर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए अब की बार हम हमेशा समीकरण 1 से निकालते थे, अब की समीकरण 2 से निकाल लेते हैं x का मान। तो 3x बराबर हमको क्या मिल गया, 1750 ऋण 5y, या x बराबर क्या मिलेगा, 1750 ऋण 5y बटे में 3। ये हमारा बन गया 3 नंबर। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 है 7x, तो 7 गुणे 1750 ऋण 5y बटे में 3 धन 6y बराबर 3800। अब 3 से पूरे समीकरण में हम गुणा कर देंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा। तो 7 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 के हासिल 2, 7 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 माइनस 35y प्लस क्षेत्रीय 18y बराबर 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11, 11,400। अब देखिए 28 और 17 35, ठीक है, अंतर कितना है, 17y का है, माइनस 17y आएगा, माइनस 17y बराबर 11,400 ऋण 12,250, 12,250। ठीक,
-17y बराबर, अब यहाँ देखिए ये वाला ज़्यादा है तो यहाँ माइनस में उत्तर आएगा। तो 0, 5 में से 0 गया 5, 2, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गए 0, 0 यानी -850 आएगा। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपको क्या मिल गया, 850 बटे में 17, तो 17 एकम 17, 17 पचे 85, 17 शून्य शून्य, तो y का मान कितना आ गया, 50। ठीक, तो समीकरण 3 में y का मान रख देंगे हम। समीकरण 3 कहाँ है, x बराबर 1750 ऋण 3 सॉरी 5y है, तो 5 गुणे y का मान आया है 50 रुपया बटे में 3, तो 1750 ऋण 250 बटे में 3, तो 1500 आ गया बटे में 3, 3 पचे 15, तो यानी बैट की कीमत 500 रुपये और बॉल की कीमत 50 रुपये आई। ठीक है, आपसे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत पूछी गई थी और बल्ला हमने 100 रुपया माना था, तो आप उत्तर में लिख दीजिएगा, अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत 500 रुपये है और प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये है। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथा पार्ट कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा जो है वो x रुपया है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आपका जो है समीकरण आराम से बन जाएगा। और सबसे बढ़िया तो ये है कि पहले तो आप वीडियो को रोक दीजिए, समीकरण खुद बनाइए, प्रयास करिए, उसके बाद फिर मिलाइए, आपको समझ में आ जाएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे इन्होंने कहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स है, ये तो आपको देना ही देना अगर आप टैक्सी बुक किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो अलग से देना है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है और 10 किलोमीटर की दूरी चाहिए, तो 1 किलोमीटर का अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10y बराबर कुल मिला के 105 रुपया हो गया। आपका पहला समीकरण बन गया। फिर दूसरी बार जब टैक्सी बुक होती है तो क्या होता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहे हैं, तो 155 रुपया ये जो दिए हैं इसमें नियत भाड़ा तो फिक्स है, तो देना ही देना है, चाहे जब बुक करेंगे चाहे जितनी बार। उसके बाद अब की बार ये 15 किलोमीटर गए हैं, तो 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर लेते हैं तभी हमें उत्तर मिल जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 155 ऋण 15y, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण 1 है x है तो x का मान 155 ऋण 15y धन 10y बराबर 105। तो 15 में से 10 गए 5y हो गया माइनस 5y बराबर 105 ऋण 155 ऋण 5y बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें से घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5 में से 5 गए 0, 5 में से अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर हमको क्या मिल गया 50/5, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना था 10 रुपया। 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया। अब हम y का मान इसमें रखेंगे 3 में y का मान रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा 155 ऋण 15y है तो y का मान 10 150, यानी जो फिक्स चार्ज था वो सिर्फ 5 रुपये था। ठीक है, 155 में से 150 घटा दिया गया 5 आ गया, x का मान 5 है और y का मान 10। तो यानी जो नियत भाड़ा था निश्चित था वो था 5 रुपये था और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो था वो 10 रुपये था। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं माना वह भिन्न x/y है। प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या दे रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये भिन्न क्या हो गई 9/11। तीसरा गुणा कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11x धन 22 बराबर 9y धन 18। 11x 9y को इधर ले आएंगे तो ऋण 9y हो जाएगा। 18 + 22 को इधर ले जाएंगे तो ऋण 22 हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया पहला समीकरण 11x 9y बराबर ऋण 4, पहला समीकरण। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6x + 18 5y + 15 5y को इधर ले आएंगे तो 6x ऋण 5y हो जाएगा बराबर 15 को उधर ही रखेंगे ऋण 18 या 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। ये बना हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हम अभी इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। 6x बराबर 5y ऋण 3 या x बराबर 5y ऋण 3 बटे में 6। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। एक और 3 से हमको क्या मिलेगा, यानी कि एक में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर 11x है तो 11 5y ऋण 3 बटे में 6 ऋण 9y है तो ऋण 9y बराबर ऋण 4।
6 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो यहाँ बचेगा 11 25 55 वाई ऋण 35 ऋण 9 छक 54 वाई बराबर 6 चौक 24। तो 55 वाई में से 54 वाई घट गया, बचा 1 वाई बराबर 35 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 35 ऋण 24 वाई बराबर हमको क्या मिल गया, 4 में से 24 9 35 वाई बराबर हमको 9 मिलेगा। ठीक है, अब समीकरण 3 में वाई का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 5 × 9 - 3 5 9 45 में से 3 घट जाएगा, 42/6 आ जाएगा। 6 कम 6 6 7 42 दिस विल इम्प्लाई x = 7। x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, अतः जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y माने थे ना, तो x का मान आया कितना 7 और y का मान आया 9, ये हो जाएगा 7/9। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखें, तीसरे का 6वां। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, वर्तमान आयु बराबर x, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहली बात तो ये समझिए 5 वर्ष बाद का क्या मतलब है। जैसे आज हमारी उम्र अगर 20 वर्ष है या 30 वर्ष है या 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 25 वर्ष 35 वर्ष 45 वर्ष, मतलब 5 इसमें जुड़ जाएगा। और 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 15 साल 25 साल या 35 साल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब 5 साल बाद की बात हो रही है, पहली शर्त में कब और बात हो रही है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर हम देखें तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगा, और इनका y + 5 हो जाएगा। ठीक, भाई अगर मान लीजिए इनकी उम्र 35 साल रही होगी तो 40 हो जाएगा, और इनका 25 रहा होगा तो 30 हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने कहा है शर्त कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु इतनी है, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, जैकब की आयु। x + 5 = क्या मिला, 3y + 15, या x - 3y = 15 - 5, या x - 3y = 10। ये हमारा बनेगा पहला। और 5 वर्ष पूर्व, द्वितीय शर्त अनुसार
5 वर्ष पूर्व। x माइनस 5 रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र कितनी रही होगी? x माइनस 5, और इनकी कितनी रही होगी? y माइनस 5। और ये कहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इनकी आयु इसकी 7 गुनी थी, 7 से गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या मिला हमको? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, या x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, या x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमें वहाँ मिला दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर दें अगर, यहाँ से हमको x बराबर क्या मिल जाएगा? 7y माइनस 30। ये तीसरा समीकरण बनेगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने से, 1 और 3 की बात हम कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में क्या है? x का मान रखना है 7y माइनस 30, 7y माइनस 30, माइनस 3y है तो 3y रहेगा, इज इक्वल टू 10, या 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा? 4y बराबर 10, और ऋण 30 इधर जाएगा तो धन 30 हो जाएगा। 40 हो जाएगा ये y बराबर हमको क्या मिलेगा? 40 बटे में 4, 4 दहा में 40, y बराबर हमको क्या मिला फाइनली? 10। ठीक है, अब समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखना, समीकरण 3 में x बराबर 7y है तो 7 इंटू 10 माइनस 30, 30, x बराबर क्या हो गया? 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। और उत्तर की जांच कर लीजिए, 5 साल बाद इनकी 45 हो जाएगी, इनकी 15 हो जाएगी। देखिए इनका 3 गुना हो गया, 15 या 45। और 5 वर्ष पूर्व की बात करें, इनका 35 रहा होगा, इनका 5 साल रहा होगा, तो 5 सते 35, 7 गुनी रही होगी। ठीक, इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में आप लोगों को दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y इक्वल टू 19 तथा 2x प्लस 11y इक्वल टू 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित भी कीजिए। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, उसके बाद सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, x बराबर क्या मिल जाएगा? 19 माइनस 8y, हमारा तीसरा समीकरण। तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं 2 और 3 से, तो 2 गुणे 19 ऋण 8y प्लस 11y बराबर 28, 19 दूना 38, ऋण 2 अठे 16y धन 11y बराबर 28, या माइनस 16 और माइनस 11 कितना हो जाएगा? माइनस 5y बराबर, ये 38 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10 बटे में माइनस 5,
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एक 5, 5 10। तो वाई का मान कितना है 2। अब समीकरण 3 में वाई का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर एक्स बराबर क्या मिलेगा 19 ऋण 8 गुणे 2, या एक्स बराबर 19 ऋण 16 या एक्स बराबर 3। अब हमें इसको सत्यापित करना है, इनका सत्यापन भी देख लीजिए। समीकरण 1 में एक्स और वाई का मान रखिए। एक्स का मान है 3 धन 8 वाई है, तो 8 गुणे वाई का मान 2 है बराबर 19। तो 3 धन 16 बराबर 19, 16 3 19 बराबर 19। यहाँ क्या मिल गया LHS और RHS बराबर हो गए। ठीक, इसी प्रकार समीकरण 2 में रख दीजिए। तो 2 गुणे 3 धन 11 गुणे 2 बराबर 28। एक्स का मान 3 था और वाई का मान 2 था, रख दिया हमने। तो 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22 बराबर 28। तो ये 28 हो गया 22 6 और 28 है ये। LHS बराबर RHS इसमें भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा उत्तर सही है, यही सत्यापन करना था। इसके बाद 5वां प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का पहला पार्ट देते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें केवल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देना है, आप लोग कर लेंगे इसको अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं सही से। तब समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। चलिए, यहाँ से क्या मिलेगा, इस बार हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम निकालेंगे देखिए 3 बटे में चला जाएगा, फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। ये वाई इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वाई माइनस 1 है ये, तो एक्स का मान कितना आ गया वाई ऋण 1। तो 1 और 3 से, यानी कि 1 में समीकरण 3 से एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर वाई ऋण 1 ऋण 7 वाई बराबर 1। 3 वाई ऋण 3 ऋण 7 वाई बराबर 1। 7 में से 3 गए ऋण 4 वाई बराबर ऋण 3 उधर जाएगा तो धन 3 धन 1, या ऋण 4 वाई बराबर क्या हो गया 4, या वाई बराबर 4 बटे में ऋण 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो यहाँ से वाई का मान क्या आ गया ऋण 1। समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई का मान -1 है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। बस ये उत्तर हो गया, एक्स का मान -1 वाई का मान, और एक्स का मान -2 वाई का मान -1। यही हमें समीकरण हल करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स प्लस 2y -3 पहला समीकरण। दूसरा दिया गया 3x - 2y + 7 ठीक, देखते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 3 - 2y, भाई 3 आया इधर प्लस हो गया और 2y इधर आएगा तो माइनस। ये बन गया हमारा तीसरा समीकरण। तो समीकरण 2 और 3 से, 2 में
3 से x के मान को प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा? 3 ऋण 2y, यहाँ 3 गुणे x है तो 3 हमने लिया, x का मान हमने यहाँ से उठा के रख दिया। ऋण 2y धन 7 बराबर 0। तो 3 त्रिका 9, ऋण 6y ऋण 2y धन 7 बराबर 0, या 6 और 2 कितना हो गया? 8y हो गया। और 9 और 7 16, इधर जाएगा तो ऋण 16 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ से y बराबर क्या मिला? 2। ठीक, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर 3 में y का मान रख देते x बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणे 2। x का मान ऋण 1 आया और y का मान 2 आया, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद इस प्रश्नावली का प्रश्नावली 3.2 का अंतिम प्रश्न है, छठवां प्रश्न। रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ax प्लस by माइनस a प्लस b 0, bx माइनस ay माइनस a माइनस b 0। चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, क्या मिलेगा? ax इक्वल्स टू माइनस by, ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या मिला हमको? माइनस ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 1, और बी कॉमन ले ले तो y प्लस 1, तो वहाँ पे कोई विशेष लाभ नहीं। चलिए ठीक, प्लस ए माइनस बी अपॉन ए, ये मिला हमको। इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा भैया? बी एक्स है तो एक्स की जगह पे माइनस बी वाई प्लस ए माइनस बी अपॉन ए, और माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। बी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ए से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो तो ए से कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका ए स्क्वायर वाई बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए भी बन जाएगा, बराबर इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये प्लस ए भी है और माइनस ए भी है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर वाई और बी स्क्वायर वाई में माइनस वाई कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है। पहले तो एक काम करिए, माइनस 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए हम इनको सबको उधर लेके जा रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, हम सिर्फ इसको प्लस करने के लिए ऐसा करते हैं। प्लस
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान दें दोनों में, तो दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। जब इससे इसमें भाग देंगे तो केवल वाई बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में अगर हम भाग दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या मिला, या वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या वाई इज इक्वल टू -1। हमें वाई का मान मिल गया। तो वाई का मान यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का मान -1 यहाँ रखेंगे तो -b इंटू -1। जब भी माइनस साइन के साथ हो तो ब्रैकेट में कर लिए तो गलती नहीं होगी। प्लस a माइनस बी अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b और -1 का गुणा होगा तो प्लस b हो जाएगा, प्लस a माइनस बी अपॉन a। b और b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था, ये आपको मिला a अपॉन a बन जाए a बन जाए क्या मिला, x इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो गया, x का मान 1 और y का मान 1.5। इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 देखें।